नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। और क्रोध में पुतिन ऑपरेशन B+O आखिर है क्या और किस तरीके से युद्ध के हालात के बीच में यूक्रेन अब बड़े फैसले ले रहा है, इस पर होगी चर्चा। एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रवि। बिल्कुल, और जिस तरीके से पुतिन की नाराजगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये शक ले रही है हर दिन यूक्रेन के खिलाफ एक नए ऑपरेशन के रूप में, करेंगे उसकी बात, विस्तार से बताएंगे, पूरी चर्चा भी होगी। तो देर रात यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक हुआ और देखिए रोस्तोव में एयर बेस में ड्रोन से हमला, रूस को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन का रूसी टैंक पर निशाना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन हमले में रूसी टैंक को ध्वस्त कर दिया गया। यूक्रेन की शैडो यूनिट को सफलता मिली। और कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी आर्टिलरी भी की भीषण गोलीबारी और रूस की एयरबॉर्न यूनिट भी आक्रामक हो गई। तस्वीरें रूस के अलाबोगा में ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की भी सामने आई हैं। आपको बता दें, यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी फैक्ट्री को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर, ये वो हमला जिसमें रूस को $16 मिलियन का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री के गोदाम में रखे थे ड्रोन के स्पेयर पार्ट्स। तो देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन ये वो जगह है जहां फैक्ट्री का गोदाम बताया जा रहा है, जहां पर ड्रोन के स्पेयर पार्ट्स थे। और दावा ये कि ऐसी जगह पर हमला किया गया जिससे रूस को बड़ा नुकसान पहुंचे और रूस को $16 मिलियन का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी फैक्ट्री को तबाह किया गया। और बड़ी खबर देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में बेलारूस की अब डायरेक्ट एंट्री हो गई है और बेलारूस से रूसी लड़ाकू जत्थे यूक्रेन की सीमा में पहुंच रहे हैं। पुतिन के मंसूबे इस बार बेहद आक्रामक हैं और पुतिन किसी भी कीमत पर 20 जनवरी से पहले यूक्रेन को पटखनी देना चाहते हैं। इसलिए अब पुतिन ने अपने परंपरागत दोस्त बेलारूस की धरती से एक चाल चली है और इस चाल से ज़ेलेंस्की को पटखनी देने की रणनीति बनाई गई है। रूस ये चाहता है कि बेलारूस सीमा से अचानक यूक्रेन में एंट्री कर ऐसा हमला किया जाए जो चौंकाने वाला। हालांकि रूस का ये कदम बहुत विध्वंसक है, क्योंकि बेलारूस की धरती का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ हुआ तो युद्ध का कैनवस बढ़ जाएगा और युद्ध में नेटो के कूदने की आशंका भी बढ़ जाएगी। इस बीच रूस और बेलारूस के इस कदम से अमेरिका कैसे अलर्ट हो गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि वो बेलारूस जल्द से जल्द छोड़ दें। यही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरीके से नए मोड़ आ रहे हैं, अब युद्ध में बेलारूस भी शामिल हुआ है और बेलारूस से कीव तक जिस तरीके से सेना आगे बढ़ रही है, ये बड़े संकेत हैं। हालांकि आज के इस हालात को देखते हुए बेलारूस को लेकर क्या रणनीति पुतिन अपना रहे हैं, यही होगा एक बड़ा सवाल। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में अब जिस तरीके से बेलारूस शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, क्या युद्ध का कैनवस वाकई बढ़ जाएगा? बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ रही सेना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। और पुतिन के बेलारूस प्लान को हरी झंडी, यूक्रेन के खिलाफ रूस का उत्तरी मोर्चा खुला। बेलारूस से यूक्रेन में रूसी सैनिक घुसे। रूस के टैंक गाड़ियों पर ओ का निशान। बेलारूस से हमले को रूस का ऑपरेशन ओ कहा जा रहा है। 31 दिसंबर तक डोनेस्क पर रूस का झंडा लहराने का प्रण। रूस बेलारूस के बीच मजबूत दोस्ती। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात है।
वाला एक हफ्ता वाकई बहुत क्रूशियल है, क्योंकि 31 दिसंबर तक अगर कुछ टारगेट सेट किया गया है तो वो टारगेट क्या है, मैप के जरिए आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर समझाएंगे, जहां बेलारूस और रूस यूक्रेन का क्या समीकरण है। और ये इंफॉर्मेशन उस आधार पर, क्योंकि रूसी सैनिकों की तैनाती जिस लोकेशन पर इस वक्त की जा रही है वो है बेलारूस। और इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको ने मोर्चा जिस तरीके से खोला, इससे यूक्रेन को कितनी दिक्कत हो सकती है, यही अगला बड़ा सवाल होगा। तैनाती के साथ साथ एक और बड़ी खबर है, और यह खबर है परमाणु मिसाइलों की तैनाती को लेकर। बेलारूस से सेना घुसने पर जिस तरीके से नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जेलेंस्की को ज्यादा ताकत इसको लेकर जाहिर सी बात है लगानी पड़ेगी, क्योंकि 20 जनवरी से पहले युद्ध खत्म करना चाहते हैं पुतिन। अब 20 जनवरी की इस डेडलाइन को देखते हुए यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जे की इस रणनीति को लेकर रवि बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जे की रणनीति भी इसलिए है कि कल को अगर नेगोशिएशन टेबल पर बैठना पड़े तो इसमें रूस का पलड़ा भारी, और शुरू से ही रूस की ये रणनीति नजर आती रही है। और इस पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजदूत, हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ इस वक्त हैं। रक्षा विशेषज्ञ और प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी विदेश मामलों के जानकार स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। और हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, मनीष और सुमित। सबसे पहले तो मनीष, आप ही से मैं सवाल कर रहा हूं ये कि ये जो ऑपरेशन बेलारूस के ग्राउंड से शुरू किया गया है, वाकई में ये कीव को कंट्रोल करने का कोई ब्लूप्रिंट है या फिर सिर्फ यूक्रेन की घेरेबंदी का काम है? देखिए, इस वक्त तो कोशिश हो रही है कि यूक्रेन की सीमा के पास इस तरह के एक्सरसाइज करके एक दबाव बनाया जाए। पुतिन हर तरह की तैयारी करके रखना चाहते हैं। अभी देखिए, अभी हालात क्या है? अभी हालात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक ऑडिशन दे रहे हैं, एक नए किस्म का परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप को, कि अगर ट्रंप भी इजाजत देंगे तो आगे भी उनका परफॉर्मेंस जारी रहेगा, और इसीलिए वो कहीं कुछ भी कर सकते हैं। खबर यहां तक है कि कीव तैयारी कर रहा है कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल से सीधे मॉस्को पर अटैक करने की। आप सोचिए उस दुस्साहस का परिणाम क्या होगा। तो इस तरह का कुछ कोई दुस्साहस ना करे, ना यूक्रेन करे, ना उसके पीछे अमेरिका का बैक हो। इसके लिए लगातार पुतिन बेलारूस या दूसरे और तरीके से एक चेक करके रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ट्रंप भी गद्दी पर आएंगे तो ट्रंप आज भले कह रहे हैं कि वो पुतिन से बात कर लेंगे, लेकिन ट्रंप भी कल के दिन में प्रायोरिटी शिफ्ट ना करे, इसके लिए भी पुतिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गद्दी पे बैठने के बाद आप देर करेंगे तो फिर कहीं देर ना हो जाए और उसका खामियाजा यूक्रेन को या फिर आपके नाटो समर्थित देशों को ना उठाना पड़े। लेकिन ये जो कब्जे की तैयारी पुतिन की है, ऐसा वाकई क्या यूक्रेन के लिए मुमकिन हो पाएगा? संजय भारद्वाज सर, 20 जनवरी की डेडलाइन आप रखकर बैठे हैं, आने वाला एक हफ्ता बेलारूस को देखते हुए कितना क्रूशियल? देखिए, दो तीन बातें जो मनीष जी ने कही वो आगे बढ़ाता हूं कि अभी तक बेलारूस जो था एक बफर स्टेट के रूप में था, और लेकिन उसको क्रिप्टो न्यूक्लियर कंट्री के रूप में रशिया उसका इस्तेमाल कर रहा था। दूसरा जो बफर स्टेट जो बनाने की प्रयास चल रहा है, जिसके लिए लड़ाई हो रही है, यूक्रेन था। लेकिन जिस तरीके से बेलारूस को ले आए तो मान के चलिए कि जो नाटो का एक्सपेंशन है, चाहे वो एस्टोनिया है, स्वीडन, फिनलैंड है, जितने भी कंट्री, पोलैंड है, ये सारे कंट्रीज बेलारूस से और यूक्रेन से इनकी सीमाएं हैं। तो निश्चित रूप से जो वॉर है, जिस तरीके से बेलारूस आया है, तो वॉर में एक तरीके से जान झोंकने का प्रयास किया है, क्योंकि डेडलाइन जो 31 दिसंबर बना रहे हैं, एक्चुअली जो डेडलाइन है वो 20 जनवरी है। 20 जनवरी से पहले जो क्षेत्र रशिया अपने कब्जे में ले लेगा, जिस पे उसका खासकर जो स्लोविक रीजन की बात है, पूरा स्लोविक रीजन रशिया अपने कब्जे में लेना चाहता है, ताकि जो स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, जो पीस प्रोसेस और जो युद्ध खत्म होगा वो रशिया के पक्ष में बैलेंस ऑफ पावर होगा, और जो बैलेंस ऑफ थ्रेट है वो यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज है, पोलैंड, स्वीडन और फिनलैंड, यहाँ तक लिमिटेड हो जाएगा। तो ये जो पूरा गेम है, बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ पुतिन आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी क्षमता और शक्ति को, चाहे वो कोरिया से सैनिक लेने की बात हो, चाहे वो बेलारूस और लुकाशेंको को साथ लेने की बात हो, ये पूरा जो स्ट्रेटजी बनाया है 20 जनवरी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। और ये बात अभी आ भी रहा है, जो इलेक्ट प्रेसिडेंट है उन्होंने बात कही भी है, जो क्षेत्र आज के दिन रशिया के पास में है, यूक्रेन के, कि एक तरीके से वहाँ पे समझौता होने की पूरी गुंजाइश है। बिल्कुल, और देखिए एक तरफ तो बात हो रही है समझौते की, लेकिन दूसरी तरफ आप जमीन पर देखें तो हर दिन ये जंग एक नए स्तर पे पहुंचता नजर आ रहा है। और देखिए यूक्रेन
की युद्ध रणनीति पर बड़ी खबर है। ये बेलारूस पर हमले की योजना बना रहा है यूक्रेन और युद्ध का दायरा बढ़ाना चाहता है यूक्रेन। देखिए, रूस को उलझाने की ये नई रणनीति है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो बेलारूस पर पलटवार को देखते हुए जेलेंस्की की रणनीति आखिर है क्या? बेलारूस पर हमला होने पर जेलेंस्की का प्लान तैयार हो चुका है, ये एक बड़ा दावा किया जा रहा है। और रिजर्व फोर्स को बेलारूस के बॉर्डर पर जिस तरीके से लगाया जाएगा उसको लेकर भी इनपुट है। हालांकि जेलेंस्की की बेलारूस सीमा पर ही रूसी सेना को रोकने की रणनीति के बारे में भी रवि खबर आ रही है। और जेलेंस्की को नाटो के साथ साथ अमेरिका से मदद की उम्मीद है। रूस बेलारूस का गठजोड़ यूक्रेन के साथ साथ नाटो के लिए भी खतरा है। हालांकि सुमित, एक सवाल इस लिहाज से पहले मैं आपसे कर रही हूँ, एक्सपर्ट पर जाने से पहले हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से रूस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए बेलारूस में बड़े डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है। क्या ये वाकई इनपुट है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन का ऐसा प्लान है कि वो घेराव करते हुए पूरी तरीके से रूस को उलझाना चाहता है, इसीलिए वो भी बेलारूस को लेकर एक प्लान तैयार कर चुका? देखिए, बेलारूस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को या फिर उसकी पोजीशनिंग को भी समझिए। कीव से महज 80 किलोमीटर दूर एक ऐसी लोकेशन जहां पर रशियन फोर्सेस ना सिर्फ लंबे समय से ट्रेनिंग कर रही है बल्कि उनकी डिप्लॉयमेंट पे, और जब जब वो आगे बढ़ते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, यूक्रेन को अपने कुर्स्क से या दूसरे इलाकों से अपनी फोर्सेस को निकालकर नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ मूव करना पड़ता है। तो आप मानिए प्रेशर बढ़ जाता है यूक्रेन फोर्सेस के ऊपर नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सेफगार्ड करने का, और ये प्रेशर नाटो पे भी पड़ता है क्योंकि ये नाटो फोर्सेस भी जानती है कि जब जब रूस ने बेलारूस के अंदर फोर्सेस का मोबिलाइजेशन किया है तब तब उनको ज्यादा अपना प्रेशर या फिर आप कह सकते हैं फोकस आप बेलारूस पे करना पड़ा, और ये एक एडवांटेज देगा रूस को कि वो कुर्स्क में या बाकी इलाकों में सीधे तौर पर आगे बढ़े, क्योंकि अगर रसद साजो सामान डाइवर्ट हो जाएगा, दूसरी जगह उसका इस्तेमाल होने लग जाएगा, तो आपको एक बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा अपनी फोर्सेस को एनहांस करने का। और यही रूस चाहता है। रूस प्रेशर पॉइंट तो क्रिएट कर रहा है, बल्कि ये डरा भी रहा है कि देखिए हमारे लिए 80 किलोमीटर का सफर करना तय करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, और ये यूक्रेन भी समझ रहा है। इसी वजह से आप देखिए कि यूक्रेन अब धीरे धीरे क्या करेगा, नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर अपनी रीइंफोर्समेंट बढ़ाएगा, लेकिन वो इस बात के लिए मान भी जाएगा इस प्रेशर पॉइंट पे कि अगर हम नहीं माने निगोशिएशंस पे तो हो सकता है कि बेलारूस से भी एक नया मोर्चा हमारे लिए। इस पूरे सिनेरियो में नेटो क्या करेगा, इस पर भी सवाल करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर है बेलारूस सीमा पर नेटो सैनिकों को लेकर, और हजारों नेटो सैनिकों का जमावड़ा। 10 नेटो बटालियन बेलारूस सीमा पर तैनात बताए जा रहे हैं। बाल्टिक देशों की रक्षा के लिए नेटो की तैनाती का मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो नाटो का प्लान और बेलारूस का क्या हो जाएगा काम तमाम, क्योंकि बेलारूस की घेराबंदी ही अपने आप में कई सारे संकेत दे रही है। देखिए, नाटो के करीब 20,000 सैनिक बेलारूस की सीमा पर तैनात है। नाटो की 10 बटालियन में से अमेरिकी टुकड़ी भी मौजूद है और भारी हथियारों की तैनाती में भी जुटा है नाटो। हालांकि इसमें खबर यह भी है कि रूस की उकसावे की कार्रवाई का जवाब देने की नेटो की यह तैयारी है, और बेलारूस के जरिए बाल्टिक देशों पर अटैक हुआ तो परिणाम जाहिर सी बात है गंभीर होंगे। रवि, बिल्कुल। और थापर सर, ये जो सारी सिचुएशन है, इस वॉर को रशिया बनाम यूरोप करने में या नाटो बनाम करने में जो सबसे ज्यादा डेस्परेशन है वो जेलेंस्की की दिखाई दे रही है। वो ये चाहते हैं कि तमाम देश रूस के खिलाफ लड़ाई को छेड़ दे डायरेक्टली, जिससे कि इस युद्ध का दायरा बढ़ जाए। जेलेंस्की की तरफ से आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी के तहत क्या कर रहे हैं जेलेंस्की जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले, क्योंकि अकेले वो भी जानते हैं यूक्रेन कहीं नहीं खड़ा हो सकता रूस के खिलाफ। देखिए, जो हालात हैं इस टाइम लड़ाई के, रशिया तकरीबन, जो मैं पढ़ता हूं, तकरीबन 20% इलाका यूक्रेन का कब्जे में कर चुका है, और यूक्रेन बैकफुट पे है। यूक्रेन को अगर रसद नहीं मिलती है वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका से और देशों से, तो वो कब का कोलैप्स हो चुका होता। तो यूक्रेन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद ले, तो जितना वो नाटो को खींच सकता है अपने ट्रैप में के मेरी मदद करो और आओ, उतना उसको फायदा है रशिया के अगेंस्ट। तो वो तो फुल कोशिश करेगा कि अमेरिका, ट्रंप के आने के बाद अमेरिका निकले ना, युद्ध को बंद ना करे, क्योंकि उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। और अगर बात ट्रूस पे आई तो ये जो इलाका रशिया ने पकड़ के रखा है वो रशिया का हो जाएगा, वो कहने की बात है। तो वो चाहता है कि मेरे को मिलती रहे, नाटो जितना इन्वॉल्व हो। इसीलिए मैं समझता हूँ, देखिए रशिया ने बेलारूस को किस लिए, इसको कहते हैं टर्निंग द फ्लैंक्स या अ थ्रेट इन बीइंग। जब बेलारूस में फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे तो एक थ्रेट, जैसे कि प्रीवियस स्पीकर्स ने बताया, अपने ट्रुप्स कुर्स्क के फ्रंट से निकाल के नॉर्दर्न फ्रंट की तरफ भेजने की कोशिश, तो वो
थोड़ा सा रशिया की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर डाला गया है। अब यूक्रेन के पास लिमिटेड कैपेसिटी लेकिन है। क्या इस सिनेरियो में ये मानना सही होगा कि सिर्फ एक प्रेशर या वन अपशिप बेलारूस के फ्रंट पर साबित करने की ये कोशिश है? मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अगली खबर सुनिए, जहां अमेरिका ने भी बेलारूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए अब एडवाइजरी जारी कर दी है और अमेरिकी नागरिकों को तुरंत बेलारूस छोड़ने को कह दिया है। बेलारूस में यात्रा ना करने की जो एडवाइजरी इस वक्त दी गई है, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अमेरिका की इस एडवाइजरी के मायने क्या हैं, यही होगा अगला सवाल। और अमेरिका की एडवाइजरी के क्या मायने, जरा इसको भी देख लेते हैं। बेलारूस यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, और अमेरिका को अंदेशा कि बेलारूस से यूक्रेन पर हमले संभव हैं। हमले की स्थिति में युद्ध कई गुना विध्वंसक हो जाएगा। हालांकि रूस और बेलारूस यूक्रेन युद्ध में नेटो के कूदने की आशंका को भी इस लिहाज से समझना जरूरी है। रूस के टारगेट में पोलैंड भी आ सकता है। सुशील सर, अब जाहिर सी बात है इन तमाम सिनेरियोस को देखते हुए ये साफ है कि युद्ध का दायरा आने वाले इस हफ्ते में और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर बेलारूस की धरती पर ही इस तरीके की डिप्लॉयमेंट्स की जा रही है तो जाहिर सी बात है अमेरिका की एडवाइजरी भी बहुत बड़े संकेत हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो रशिया है वो अपने लिए एक नया फ्रंट खोलने की धमकी दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। उधर जेलेंस्की जो है उनको भी अपना, जैसा अभी स्पीकर्स ने बोला कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनको जो है अगर जिस तरह से उसको आशंका है कि 80 किलोमीटर दूर से रशियन आर्मी वहाँ उसकी कीव में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती है, तो अपने रिसोर्सेज उनको डिवाइड करने पड़ेंगे। और जेलेंस्की चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि जो है जितना झगड़ा ज़्यादा बढ़े, जितना ज़्यादा देश इन्वॉल्व हों, उतना ही उनके लिए फ़ायदा है। और ट्रंप की जो अनाउंसमेंट है, एक्चुअल में क्या होगा अभी खैर पता लगेगा, लेकिन जो अनाउंसमेंट है कि मैं इसमें सपोर्ट करना बंद कर दूंगा और युद्ध विराम करवाऊंगा, तो नेटो कंट्रीज़ को भी अपनी चिंता है कि अगर बेलारूस से फ्रंट खुल गया, जो कि आशंका बताई जा रही है, तो उनको भी खतरा बढ़ जाएगा, तो पोलैंड भी उसमें आ जाएगा। और तो इसलिए भी उन्होंने जमावड़ा बढ़ाया है ताकि जो है रशिया थोड़ा सा केयरफुल रहे नया फ्रंट खोलने के लिए। लेकिन अमेरिका जिस तरह से अपने चेतावनी दी है अपने नागरिकों को, तो लग रहा है कि आशंका है कि ये जो है फ्रंट जल्दी ही खुल सकता है। कि जैसे हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, सब 31 दिसंबर या 20 जनवरी की बात हो रही है, तो कोशिश यह है रशिया की और उधर यूक्रेन की कि रशिया की है कि जितना कब्जा कर सकें। जैसे कि बताया गया कि करीब 20% का एरिया उनके कब्जे में है, तो वो और ज़्यादा कब्जा करना चाहेंगे ताकि नेगोशिएशन टेबल पे अगर कुछ छोड़ना भी पड़े दिखाने, लार्ज हार्टेडनेस दिखाने के लिए, तो उनके लिए अपना जो की एरिया है वो उनके पास रुक जाएं। और जेलेंस्की की ये कोशिश है कि इतना झगड़ा बढ़ जाए, इतने देश इन्वॉल्व हो जाएं कि जो है युद्ध विराम के जो तैयारी कर रहा है यूएसए, या अपने हाथ पीछे करने की कोशिश कर रहा है कि भाई जब ट्रंप आकर के हट जाएं, तो वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो अब इसमें जो है ये सारा देखना है कि ये कितनी धमकी ये जो है कामयाब होती है किस देश की। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने अपनी चेतावनी दी है, उससे लग रहा है कि आशंका ये बहुत है कि ये युद्ध भड़क सकता है आने वाले समय में। यानी आप कह रहे हैं कि युद्ध के अंदर ही यूक्रेन का भविष्य नजर आ रहा है जेलेंस्की को, कि ये युद्ध बढ़े तो कम से कम यूक्रेन को वो और ज्यादा सिक्योर करने के लिए बार्गेन कर सके, क्योंकि युद्ध की रुकने की स्थिति में तो इस वक्त यूक्रेन सबसे ज्यादा नुकसान में नजर आ रहा है। और देखिए, उत्तर कोरिया से सैनिकों की एक और खेप रूस रवाना हुई है। उत्तर कोरिया से हथियार भी भेजे जा रहे हैं। कुर्स्क में लड़ रहे हैं किम जोंग के सैनिक। रूसी सैनिकों को उत्तर कोरिया से मिल रही है मदद। तो किम जोंग की सेना रूस के कुर्स्क में यूक्रेन की सेना से आमने सामने की क्या जंग लड़ रही है, क्योंकि कुर्स्क में युद्ध की स्थिति क्या है पहले ये समझ लीजिए। रूस के कुर्स्क में लड़ रहे उत्तर कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी को लेकर इससे पहले भी कई बड़े दावे किए जा चुके हैं। हालांकि खबर यह है कि 3000 से ज्यादा सैनिक घायल और मारे गए हैं। रूस में और सैनिक और हथियार भेजने की तैयारी को देखते हुए ही आज रवि ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, मिसाइलों, टैंकों की सप्लाई कर रहा है उत्तर कोरिया, और कामिकाजी ड्रोन का प्रोडक्शन और सप्लाई का जो
सिलसिला है वो भी तैयार है और उत्तर कोरिया रूस में सैन्य सहयोग और बढ़ाने के आसार हैं। तो ये साफ नजर आ रहा है कि उत्तर कोरिया की भूमिका अब एकदम खुल के आ चुकी है सामने। मनीष, सवाल यही है कि उत्तर कोरिया का इतना ओपन इन्वॉल्वमेंट क्या इंडिकेट करता है? मतलब उत्तर कोरिया कोई वैसा देश भी नहीं है जहां पर इलेक्टेड लीडर हो और जनता को कोई दबाव हो, एक डिक्टेटर जिसको जब मन करे इस वॉर में कुछ भी कर सकता है। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन ने ये ऑफर खुद दिया था पुतिन को कि हम अपने सैनिक भेजना चाहते हैं आपके युद्ध में मदद के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आप भेजिए, और उन्होंने भेज दिया। इसके पीछे की दलील ये है उत्तर कोरिया की कि जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब कभी हम मुसीबत में आएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो इन पैसिफिक क्षेत्र में जो हलचल हो रही है आज की तारीख में, साउथ कोरिया, जापान, इन सब को लेकर कि अमेरिका की अगली रणनीति उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने की हो सकती है, तो उस वक्त रूस का समर्थन उनको मिल सकेगा, इस उम्मीद के साथ वो कर रहे हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, आज का जमाना लाइव वॉर एक्सरसाइज का है, तो ऐसे में उत्तर कोरिया को लगता है कि युद्ध में ही भेजो सैनिकों को, उन्हें भी ट्रेनिंग मिले, क्योंकि बहुत कम मुल्क हैं जिनको युद्ध का ट्रेनिंग मिल रहा है, तो उत्तर कोरिया को भी युद्ध का एक वास्तविक ट्रेनिंग मिल जाएगा। इस तरह की तमाम बातें। देखिए मकसद क्या है? मकसद ये है कि रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, चीन, इन सब का जो अलायंस बन रहा है, इनका पार्टिसिपेशन कितना है कि इसको आप इस रूप में समझिए कि एक का युद्ध हो रहा है तो दूसरे अपने सैनिक भेज रहे हैं। ऐसे कितने मुल्क हैं अमेरिका के पास, और अगर हैं तो क्या कितने दिन तक सस्टेन करेंगे? तो एक नया किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है जिसकी चुनौती अमेरिका कैसे करेंगे, ट्रंप कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संजय भारद्वाज सर, इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में रूस के साथ उत्तर कोरिया की यही मौजूदगी युद्ध के इस फ्रंट पर भी तो बड़े सवाल खड़े करती है। देखिए, मैं इसको पूरा सिनेरियो को 2-3 पॉइंट से एक्सप्लेन करने। देखिए, पहली बात कि युद्ध जो चल रहा है, जो स्थिति है, जो फॉल्ट लाइन है, इसमें 2 फैक्टर्स बहुत बड़े काम कर रहे हैं। पहला है जो फियर फैक्टर है, कि एक फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है। कभी अमेरिका की तरफ से नाटो एक्सपेंशन को लेके यूरोपियन कंट्रीज़ के माइंडसेट में एक फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है। दूसरा कि बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर है वो बिगड़ रहा है, रशिया मजबूत हो रहा है, रशिया के साथ कोरिया आ रहा है, बेलारूस आ रहा है, रशिया के साथ ये सब कंट्रीज आ रहे हैं। तो जो ये 2 फैक्टर है, फियर फैक्टर और बैलेंस ऑफ पावर, इनके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो तीन पक्ष उसमें काम कर रहा है। पहला जो है वो है पोजिशनिंग, कि पोजिशनिंग कौन कहाँ कर रहा है। जैसे मनीष जी ने बिल्कुल करेक्टली कहा कि कैसे पोजिशनिंग हो रहा है, कि बेलारूस को कितना कीव के नज़दीक लेके आ रहे हो, ये पोजिशनिंग हो रहा है, और उसमें नॉर्थ कोरिया की सेना भी वहाँ पे आ रही है। दूसरा होता है प्रोपेगेंडा, कि प्रोपेगेंडा को आप कैसे क्रिएट किया जा रहा है, जिसको जो फियर फैक्टर को बढ़ाता है, हथियारों की सप्लाई को बढ़ाता है, जो और पूरा माहौल को ऐसा बना देता है कि सब अपने आप का अपना बंदोबस्त करने लगते हैं, अपने शक्ति, चाहे हथियारों की शक्ति हो, चाहे वो बाकी सैनिकों की शक्ति हो, या कैसे भी उनको जुड़ाने का प्रयास करता है। जो तीसरा एक और फैक्टर जो नया जिससे सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है वो अमेरिका को हो रहा है, कि हथियारों का एक फैक्टर, की हथियारों की बिक्री और न्यूक्लियर जो पॉलिसीज है उसमें अमेंडमेंट करने का। यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी सारी न्यूक्लियर पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, साउथ कोरिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज कर दिया, और यूरोप में लगभग 30% हथियारों का उत्पादक बढ़ गया। अमेरिका उसमें बहुत बड़ा एक मार्केट क्रिएट कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में। वहीं पर ही रशिया में भी एक मार्केट जो हथियार प्रोडक्शन है, लगभग 25% हथियारों के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आई है। तो ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो जिसमें प्रोपेगेंडा और फियर फैक्टर दोनों साथ काम कर रहे हैं, ये इस युद्ध को खत्म नहीं कर रहे, समझौते की तरफ नहीं ले जा रहे। लेकर तो जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, बाइडेन सरकार, उस पर तो अमेरिका के सीनेट मेंबर्स और कांग्रेस के मेंबर्स ने ही आरोप लगाया है कि जो आर्म्स हाउसेज हैं उनके दबाव में इस युद्ध को आगे बढ़ा रहा है अमेरिका। बाइडेन सरकार कीव एडवांस मिसाइल बनाने में जुटा है और मॉस्को तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है यूक्रेन। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से खबर सामने आई है। अब यूक्रेन का ये मिसाइल प्रोग्राम आखिर है क्या? सुमित, इसको लेकर आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन करीब 10 मिसाइल प्रोजेक्ट्स में जिस तरीके से जुटा है, यूक्रेन की एक मिसाइल का नाम ट्रैम्बिटा बताया जा रहा है। ट्रैम्बिटा 200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। रवि, बिल्कुल, और देखिए ट्रैम्बिटा की अगर बात की जाए तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। यूक्रेन मॉस्को को ध्यान में रखकर ये सारी मिसाइलें बना रहा है।
द इकोनॉमिस्ट के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो ये एक अलग तैयारी चल रही है यूक्रेन की तरफ से, और हम ये देख रहे हैं कि मिसाइल ही नहीं बल्कि ड्रोन को भी बड़े पैमाने पर जो है उसका प्रोडक्शन कर रहा है यूक्रेन हमला करने के। सुमित, इसी को लेकर आपसे सवाल कि आखिर यूक्रेन का ये मिसाइल प्रोग्राम किस विजन को देखते हुए वो तैयार कर रहे हैं? देखिए, यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि डिटरेंस पावर उसके पास भी कम से कम ऐसी आ जाए कि वो भी रूस को डरा सके, या बता सके कि देखिए अगर हमारे ऊपर किसी तरीके का न्यूक्लियर अटैक होगा तो फिर हम भी उस आप पे अटैक करने की काबिलियत रखते हैं। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान का नाम इसमें लगातार बहुत सामने आता है। यूरोप की ग्रे मार्केट से भी कहा गया था कि यूक्रेन को लगातार जो न्यूक्लियर आप कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं या सप्लाईज हैं वो लगातार मिल रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या यूक्रेन के पास वो काबिलियत है? अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ इसको एक प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रहे हैं, हम भी तैयारियों में लगे हैं। लेकिन अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हों, क्योंकि वो जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर रशिया की इस जंग का दायरा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, वो यूरोप तक जाएगा, और यूरोप तक जाएगा तो फिर अमेरिका तक भी जाएगा। तो निश्चित तौर पर अमेरिका इसको बहुत कैलकुलेटेड वे में, बहुत आप कह सकते हैं कि फ्री रिस्किंग जोन, उसके दामन तक कोई आंच ना आए, ऐसी कोशिश करेगा। और यही वजह है कि धीरे धीरे आप देखिएगा इस तरीके की खबरें आएंगी कि यूक्रेन के पास ये भी पहुंच चुका है, यूक्रेन के पास ये भी पहुंच चुका है, ताकि जब निगोशिएशंस की बात हो तब कम से कम आपस में ये बात तय हो जाए कि हथियार दोनों तरफ बराबर हैं। लेकिन इस वक्त रूसी कैपेबिलिटीज को देखते हुए खबर सुमित आ गई है, क्योंकि रूसी एयरफोर्स को अब अत्याधुनिक फाइटर जेट मिल चुके हैं और रूसी हथियार कंपनी से Su-57 की नई खेप मिली है। यही एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें Su-34 फाइटर जेट की भी खेप रूस को मिली है। पुतिन के दो बाहुबलियों का हवा में राज। जी हां, कौन से हैं ये बाहुबली, जरा वो भी देखिए। एक तो Su-57 और Su-34 की नई खेप से रूस की ताकत बढ़ेगी, ये बात बिल्कुल साफ है, और यूक्रेन युद्ध में रूस की ताकत में और इजाफा होगा। पिन पॉइंट अटैक में काफी तेजी आ सकती है, यानी टारगेटेड हमले रूस करने में और ज्यादा सक्षम हो सकता है। हालांकि इसकी खासियत जान लीजिए। Su-57 जिसका जिक्र रवि कर रहे हैं, 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान है, रडार की पहुंच से बाहर रहता है और साथ ही 6 मिसाइलें ले जाने की भी इसकी क्षमता है। लंबे समय तक उड़ान भरने की भी ये क्षमता रखता है। Su-34 की बात कर लेते हैं, इसकी क्या खासियत है? तो रूस का फ्रंटलाइन बॉम्बर है ये, 4000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, लंबी दूरी तक स्ट्राइक मिशन में ये काबिल है। इसकी क्षमता है 8000 किलोग्राम तक के हथियार या जो पेलोड्स हैं वो ये ले जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं विनाश करना हो तो ये कितना अपने आप में काबिल है। थापर सर, ये जो हवाई ताकत है रूस की, जाहिर सी बात है यूक्रेन के लिए तो रूस की हवाई ताकत अपने आप में पहले से ही काफी थी, लेकिन जो देश यूक्रेन के पीछे खड़े हैं उनको भी कहीं ना कहीं रूस दिखा रहा है अपनी ताकत कि वो देख लें कि रूस हवा में किस तरह से राज करता है। जी हाँ, ये जैसे कि आपने खुद बताया कि 8000 किलोमीटर की काबिलियत है, 4000, तो ये यूक्रेन के लिए ये पूरा तकरीबन अमेरिका तक पहुंच सकता है। तो ये एक पार प्रोजेक्शन का सूत्र बताया जा रहा है कि हम ये कर सकते हैं, इतनी हमारी काबिलियत है। और एयरफोर्स शुरू से ही रशिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, चाहे मिग के टाइम हो या सुखोई के टाइम हो, शुरू से ही रशिया के पास एयरफोर्स के बहुत प्रोग्रेस किया है। और उसके मुकाबले में अमेरिका ने F-16 और F सीरीज़ के शुरू किए। तो रशिया की काबिलियत एयरफोर्स में यूक्रेन मैच नहीं कर सकता, जो प्रेजेंट हालात, जब अनलेस उसको सपोर्ट बाहर से ना मिलती रहे कंटिन्यूस। तो एक पावर प्रोजेक्शन बन रहा है जो कि सब देशों के लिए है, सिर्फ यूक्रेन को तो वो नॉर्मली अपने एयरक्राफ्ट से टारगेट कर सकता है, उसके लिए लॉन्ग रेंज चाहिए नहीं, क्योंकि जो बॉर्डर के पास के एयरफील्ड्स हैं वहीं से लॉन्च करके वो तकरीबन कवर कर सकता है यूक्रेन को। लेकिन सवाल ऐसे में सुशील सर ये भी है, तो यूक्रेन किस पर निर्भर करेगा? क्या वाकई यूक्रेन की अब कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी वो ट्रंप तोड़ चुके हैं? यही वजह है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए अब यूरोप के देशों का ज्यादा रुख करना पसंद करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यूक्रेन जो है इस वक्त जो है बहुत ही मैं कहूँगा कि परेशानी की हालात में है। हाँ। क्योंकि जो उनके जो सबसे बड़े सपोर्टर थे प्रेसिडेंट बाइडन, वो अब जा रहे हैं 20 जनवरी को, हमें मालूम है। और जो अब प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो उन्होंने पहले कह दिया है कि भाई मेरे से कोई सहयोग की उम्मीद मत रखिए, मैं तो आपका युद्ध विराम कराऊंगा। तो ज़ेलेंस्की को मालूम है
कि उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब होने वाली है जब तक, क्योंकि उनको हथियार अगर मिलने कम हो गए या फाइनेंस जो मिल रहा है उनको वो आना कम हो गया, तो उससे, जो कि अमेरिका बहुत बड़ा सपोर्टर है उनका, तो उनकी जो है ये युद्ध जो है उसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होगा। अब ये जिस तरह बात हम कर रहे हैं कि वो जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम जो है ड्रोन बना रहे हैं, हम ये मिसाइल बना रहे हैं, ये पावर प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन नाटो कितना उनको सपोर्ट कर पाएगा? अगर देखा जाए इस युद्ध के शुरुआत में ही तो यूक्रेन एक परसेप्शन वॉर भी लड़ रहा है कि वो रूस जैसी महाशक्ति से युद्ध करने में सक्षम है, इसलिए उसको सपोर्ट दिया जाए, उसको जस्टिफाई भी इसी परसेप्शन वॉर से यूक्रेन या ज़ेलेंस्की करते रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमारे पास इतना ही था। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।